बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल डैश लर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज़ टेंस, टेंस कैसे कहते हैं, टेंस की डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन सीखा था। आज से जो है टेंसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट शुरू हो जाएगी जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की तमाम टाइप्स को वन बाय वन जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, इनके स्ट्रक्चर, फार्मूलाज, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ सारी चीज़ें सीखेंगे। Present indefinite tense. Present indefinite tense. This tense gives us an information about an action or event which happens in present time. Like I go to school in the morning. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में हम फ़ेल आल मुतलक कहते हैं, ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का होना या करना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। जैसे मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, वो सबक पढ़ता है वगैरह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी उर्दू में क्या पहचान है। उर्दू के जिस फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आए, वो फ़ेल आल मुतलक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र कहलाता है। उर्दू में आप इसकी पहचान याद रख लें कि आखिर में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह। जैसे एग्जांपल्स हैं, वो स्कूल जाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो खाना पकाती है, ठीक है वगैरह। तो ये इसकी होगी सबसे पहले उर्दू में पहचान। इसके बाद जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप दो चीज़ें ध्यान में रख लें कि एक इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और सेकंड जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो डू या डज इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, डू या डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो जाना, ईट खाना, कुक पकाना, प्ले खेलना वगैरह, ठीक है। हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। फिलहाल मतलब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जुमलों का अंग्रेजी में तर्जुमा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। एक चीज़ याद रख लें, नंबर 2 पे ये है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ऐसा सेंटेंस जो ई, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो उसकी पहली फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। उसके अलावा बाकी तमाम सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। कहाँ पे एस या ई एस लगाना है, कहाँ पे खाली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आगे चल के इंशाल्लाह आपको क्लियर करता हूँ। इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला को समझ लें, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कौन से सेंटेंस में, इन केस ऑफ आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन, ठीक है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको आप सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। जब आप एग्जांपल्स हम आगे सीखेंगे तो फिर इसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव के लिए हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। जब इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया बना रहे होंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब डू को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन थी कि अगर फिक्रा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। इसको भी आप अपने पास नोट करें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब यहाँ पे हम डज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पहली फॉर्म के साथ जो हमने एस या ई एस लगाया था वो हम हटा देंगे, सिर्फ पहली फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो डज है इसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह इंटरोगेटिव जब नेगेटिव बनाएंगे
तो डज सेंटेंस के शुरू में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले स्ट्रक्चर को देखें, ये इसको देखें, दोनों एक जैसे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा है और वहाँ पे डू नॉट था, यहाँ पे क्या है, डज नॉट। बाकी उसी तरह हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ला रहे हैं और अगर इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है तो साथ में नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तो जो पिछला आपने पढ़ा है उसकी जितनी प्रैक्टिस है या जितना उसका कंसेप्ट क्लियर होना है वो इन्हीं एग्जाम्पल से होना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर किसी दोस्त को सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके बारे में एक मुकम्मल तौर पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस वीडियो को वॉच कर लें। व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल की। वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब चूंकि ये ज़्यादा की बात हो रही है तो इसलिए हम लगाएंगे दे गो टू स्कूल। गो जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ये सब्जेक्ट आ गया दे प्लस वर्ब गो आ गया और ये ऑब्जेक्ट है स्कूल। ठीक है, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। अब इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे, वो स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। चूंकि अब ये दे यूज हुआ है सब्जेक्ट तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो डू नॉट होगा। क्या वो स्कूल जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू जो है इसको सेंटेंस के शुरू में ले आए, डू दे गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, डू दे नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे देख लें, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फिर देखें, डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी स्ट्रक्चर को सामने रखा, नोटबुक के ऊपर नीचे ये सेंटेंस लिखें और इसकी ट्रांसलेशन करें। सिर्फ ये वाली आप देखें, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। नीचे आप इसका नेगेटिव खुद बनाएं, इंटरोगेटिव भी खुद बनाएं, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी खुद बनाएं। दूसरे एग्जाम्पल की जाने पढ़ते हैं। मैं एक कलम खरीदता हूँ, आई बाई अ पेन, बाई मीन खरीदना, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी। आई बाई अ पेन, मैं एक कलम खरीदता हूँ, पेन खरीदता हूँ। मैं एक कलम नहीं खरीदता हूँ, आई डू नॉट बाई अ पेन। यहाँ पे आप देखते हैं पहले एग्जाम्पल में दे का इस्तेमाल था, यहाँ पे आई का इस्तेमाल है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई डू नॉट बाई अ पेन। क्या मैं एक कलम खरीदता हूँ, डू आई बाई अ पेन। उसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आए हैं। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, क्या मैं एक कलम नहीं खरीदता हूँ, डू आई नॉट बाई अ पेन। आप फैक्ट्री में काम करते हैं, यू वर्क इन फैक्ट्री। आप फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, यू डू नॉट वर्क इन फैक्ट्री। क्या आप फैक्ट्री में काम करते हैं, डू यू वर्क इन फैक्ट्री। आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं, विच फैक्ट्री डू यू वर्क इन। ज़्यादा एग्जाम्पल्स का मकसद आपको प्रैक्टिस करवाना है इस सेंटेंस के हवाले से। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेक श्योर आप कभी भी इस इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब बात दूसरी कंडीशन की आ गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब सेकंड कंडीशन आ गई है कि कौन सी, अगर फिक्रा ही शी इट या सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा हो तो फिर हमने क्या करना है, हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। यहाँ पे सेंटेंस देखें, वो खाना पकाती है। अब एक है, अकेली है ये, ठीक है, वो खाना पकाती है। शी कुक्स फूड, कुक मीन पकाना, यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया। ठीक है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। अब जब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी कि वो खाना नहीं पकाती है तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ लिखी है
कि अगर फिक्रा ही शी इट हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका? डज नॉट का। इससे पहले हम डू नॉट इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनमें क्या होगा? डज नॉट। जब हमने डज यहाँ पे यूज़ किया है तो फिर हमने पहली फॉर्म के साथ जो एस या ई एस का इजाफा किया होगा वो हम हटा देंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। शी डज नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं पकाती है? क्या वो खाना पकाती है? डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है? क्या वो खाना नहीं पकाती है? डज शी नॉट कुक फूड, वो खाना क्यों पकाती है? वाई डज शी कुक फूड। क्लियर है दोस्तों? मुख्तलिफ कलर्स यूज़ किए हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। उम्मीद है आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, चूँकि शी की बात हो रही है तो उस सूरत में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करना है, इसलिए हमने कुक के साथ एस का इजाफा किया है, कुक्स। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। वो खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है? डज शी कुक फूड, क्या वो खाना नहीं पकाती है? डज शी नॉट कुक फूड, और वो खाना क्यों पकाती है? वाई डज शी कुक फूड। ओके, वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, गो मीन जाना, यहाँ पे हमने ई एस का इजाफा किया है। ही गोज टू स्कूल, चूंकि ये ही से सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का इजाफा हुआ है। नेगेटिव के लिए क्या होगा? वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। जैसे मैंने पहले बताया है कि जब हम डज इस्तेमाल करेंगे तो फिर पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस को जो इजाफा किया होगा वो हम हटा देंगे और सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसलिए ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता है? तो कब की बात हो रही है तो ये WH है, व्हेन सेंटेंस के शुरू में आ गया। व्हेन डज ही गो टू स्कूल। शी की भी एग्जांपल होगी, ही की भी होगी। अब आपको सिंगुलर नाउन के हवाले से बता देता हूँ कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे असलम हॉकी खेलता है, अब एक अकेला है, सिंगल बंदा है ये, ठीक है। असलम हॉकी खेलता है, असलम प्लेज हॉकी। प्ले के साथ हमने किसका इजाफा किया है? एस का। अगर यहाँ पे होता है कि असलम और अकरम दोनों हॉकी खेलते हैं, असलम और अकरम दोनों हॉकी खेलते हैं, तो फिर क्या होगा? असलम एंड अकरम प्ले हॉकी। चूंकि प्लूरल नाउन हो गया है तो फिर उस सूरत में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है। यहाँ सिंगल की बात हो रही है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है? एस। असलम हॉकी खेलता है, असलम प्लेज हॉकी। असलम हॉकी नहीं खेलता है, चूंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ है इसलिए इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। असलम डज नॉट। अब जब डज का इस्तेमाल किया है तो फिर प्ले के साथ जो एस लगा हुआ है इसको हटा देंगे, सिर्फ हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। असलम डज नॉट प्ले हॉकी, असलम हॉकी नहीं खेलता है। क्या असलम हॉकी खेलता है? डज असलम प्ले हॉकी, ठीक है। वही जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरू में लगा दिया है। अब WH इसका इंटरगेटिव कैसे बनेगा? असलम कब हॉकी खेलता है? When does असलम play हॉकी। क्लियर दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी मतलब। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये ज़माने माजी में मुकम्मल होने वाले काम की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद उर्दू में पहचान इसकी क्या है? उर्दू के जिन फिक्रों के आखिर में अलिफ, ये, ता था, ते थे, ती थी, लिया, दिया वगैरह आए वो फेल माजी मुतलक के फिक्रे कहलाते हैं। उर्दू में इसकी मिसालें क्या हैं? उसने ख़त लिखा, उन्होंने गाना गाया, हम स्कूल गए, उन्होंने कलम खरीदे, तुमने हॉकी खेली वगैरह। ये इसकी चंद एक उर्दू में मिसालें होंगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फेल माजी मुतलक, जब आप इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड। जैसे गो, गो मीन जाना, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट। कुक पकाना, इसकी सेकंड फॉर्म है कुक। प्ले खेलना, इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड वगैरह। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे?
एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जो कि है डिड, DID, डिड। डिड का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब मनफी और सवालिया फिक्रात बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस के अंदर डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मनफी और सवालिया फिक्रात बनाते वक्त डिड का इस्तेमाल होगा। इट विल बी यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फेल माजी मुतलक के जुमलों का अंग्रेजी में तर्जुमा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये पहले भी आपको बताया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म। जहां भी डिड का इस्तेमाल होगा वहां वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और डिड का इस्तेमाल कहां भी होगा? मनफी और सवालिया फिक्रात के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर या फार्मूला की। यहां से दोस्तों इस चीज को आपने अच्छी तरह समझना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल इसकी देखें। उसने खत लिखा। यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को तलाश करना है, तो सब्जेक्ट है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब देखें क्या है? लिखना है। तो लिखना जो है उसके लिए राइट होता है, और राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, ही रोट। और ऑब्जेक्ट क्या है? खत यानी कि लेटर। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। सब्जेक्ट ही, वर्ब सेकंड फॉर्म रोट, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया? लेटर। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जांपल देखें। उसने खत नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। सब्जेक्ट ही, उसके बाद डिड नॉट आ गया। ये हमने इसकी प्रिंसिपल के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि जहां भी डिड का इस्तेमाल होगा वहां क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और आखिर में ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। उसने खत नहीं लिखा। ये इसका नेगेटिव हो गया। इसके बाद इंटरोगेटिव क्या होगा? इंटरोगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा है डिड। डिड को सेंटेंस के शुरू में ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसकी देखें। क्या उसने खत लिखा? सबसे पहले आ गया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया? लेटर। डिड ही राइट अ लेटर? क्या उसने खत लिखा? अच्छा, इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी फिक्रात। सवालिया मनफी फिक्रात कैसे बनेंगे? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल इसकी देखें। क्या उसने खत नहीं लिखा? अब इसके अंदर सवालिया भी है और क्या है? नेगेटिव यानी कि मनफी भी है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर नॉट आ गया। डिड ही नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया? लेटर। डिड ही नॉट राइट अ लेटर? इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डिडंट ही राइट अ लेटर? क्या उसने खत नहीं लिखा? WH इंटरोगेटिव, इसमें सबसे पहले WH आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्मल जो आप इंटरोगेटिव बनाते हैं उस तरह लिखते हैं। सबसे पहले WH, फिर डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसने खत कब लिखा? यहाँ पे ये जो कब है ये WH के तौर पे यूज हो रहा है, और कब के लिए इंग्लिश में हम यूज करेंगे व्हेन। सबसे पहले WH आ गया हमारा व्हेन, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट आ गया ही, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट, और आखिर में ऑब्जेक्ट लेटर। व्हेन डिड ही राइट अ लेटर? उसने खत कब लिखा? ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं WH इंटरोगेटिव नेगेटिव की। WH इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है जी? सबसे पहले WH आ गया, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके। उसने खत क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे क्यों जो है ये WH के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और क्यों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाई। उसके बाद डिड, ये डिड आ गया। और नॉट जो है आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, जैसे हमने नॉर्मल इंटरोगेटिव नेगेटिव में पढ़ा था कि आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। तो यहाँ आप वाई डिडंट ही, वर्ब फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। ठीक है, वाई डिडंट ही राइट अ लेटर? उसने खत क्यों नहीं लिखा। और दूसरी तरह अगर आप लिखना चाहें, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर? उसने खत क्यों नहीं लिखा। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं।
अच्छा जी, मजीद एग्जांपल देखें, वो स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब चूंकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की बात हो रही है तो हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और जाने ये गो होता है और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए। दे, अब चूंकि नेगेटिव की बात हो रही है तो नेगेटिव के लिए हम डिड यूज करेंगे। दे डिड नॉट, जब डिड का इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गए, डिड दे गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं गए, डिड दे नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल कब गए, व्हेन डिड दे गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए एग्जाम्पल की ट्रांसलेशन करेंगे तो इंतहाई आसानी के साथ हो जाएगी। दोबारा मैं बार बार स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि इससे वीडियो आप बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने एक कलम खरीदा, आई बॉट अ पेन। ओके, खरीदना जो है बाई होता है, बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट, आई बॉट अ पेन। मैंने एक कलम नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाई अ पेन। जब डिड का यूज होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्या मैंने एक कलम खरीदा, डिड आई बाई अ पेन। मैंने एक कलम कब खरीदा, व्हेन डिड आई बाई अ पेन। WH इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अच्छा, मज़ीद एग्जांपल देखें, हमने ख़त लिखे, वी रोट लेटर्स। अब चूंकि ज़्यादा की बात हो रही है तो हम आ गया, हम के लिए वी, और राइट रोट सेकंड फॉर्म, लेटर्स वी रोट लेटर्स। वी डिड नॉट राइट लेटर्स, हमने ख़त नहीं लिखे। डिड वी राइट लेटर्स, क्या हमने ख़त लिखे। हमने ख़त क्यों लिखे, WH। वाई डिड वी राइट लेटर्स, हमने ख़त कैसे लिखे, हाउ डिड वी राइट लेटर्स। तो WH है, इसी WH का आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुतलक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन, दिस टेंस इन्फॉर्म अबाउट एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर टाइम। ठीक है, लाइक आई विल गो टू स्कूल। फेल मुस्तकबिल मुतलक वो फेल है जिसमें किसी काम का होना या करना आने वाले ज़माने में ज़ाहिर हो। मसलन, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, ठीक है, मैं किताबें पढ़ूंगा वगैरह। ये तमाम किसके टेंसेज हैं, फेल मुस्तकबिल मुतलक के। उर्दू में इसकी क्या पहचान है, उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर में गा गे गी आता है वो फेल मुस्तकबिल मुतलक के फ़िक्रे कहलाते हैं। मसलन, मैं स्कूल जाऊंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, वो खाना पकाएगी वगैरह। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि वर्ब की हमने इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। जब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे गो फर्स्ट फॉर्म है, कुक फर्स्ट फॉर्म है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सेंटेंस में वर्ब को सामने रखते हुए उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फ्यूचर टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, विल या शेल। आई वो के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप विल का इस्तेमाल करें तो भी वो सेंटेंस दुरुस्त होगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी और हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा हो गया, विल। अच्छा, अब हम इसका सीखते हैं स्ट्रक्चर या फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल दिया ताकि ये आपको स्ट्रक्चर आसानी से समझ आ जाए। वो किताबें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आना है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो चूंकि अब ये आया है तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, दे। सब्जेक्ट हमारा आ गया दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, और यहाँ पे वर्ब। अब काम क्या हो रहा है इसमें, काम हो रहा है जनाब पढ़ना, तो पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, रीड। दे विल रीड, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक। दे विल रीड द बुक्स, वो किताबें पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, क्लियर है। इसके बाद आ गया नेगेटिव सेंटेंस, इसके मनफी फिक्रात आप कैसे बनाएंगे, इंतहाई आसान है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें,
जिस तरह बाकी टेंसेज में भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता था, सेम इसमें भी उसी तरह हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वो किताबें नहीं पढ़ेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फिक्र है। उसी तरह सब्जेक्ट सबसे पहले वो है, इसके लिए दे आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हमने नॉट लगा दिया। और वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, उसके लिए रीड, और आगे ऑब्जेक्ट बुक्स। दे विल नॉट रीड द बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़ेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं इसके इंटरगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रात की, कि सवालिया फ़िक्रा आप कैसे बनाएंगे। सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आपने सेंटेंस के शुरू में ले आना है। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वही है, उसी का हम सवालिया बनाते हैं, क्या वो किताबें पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले हेल्पिंग वर्ब आना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वो यानी कि दे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड, और आगे ऑब्जेक्ट। विल दे रीड द बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, बाकी हमने उसी तरह लिख दिया। ये हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया, सवालिया फ़िक्रा। अच्छा, एक था सादा सवालिया, अब हम सवालिया मनफी फ़िक्रा बनाते हैं। इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सवालिया भी है और साथ में क्या है, मनफी भी है। जैसे ये देखें, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में ही रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, क्या वो किताबें नहीं पढ़ेंगे, सवालिया भी है और साथ में मनफी भी है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और उसके बाद नॉट। विल दे नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड, और ऑब्जेक्ट बुक्स। विल दे नॉट रीड द बुक्स, क्या वो किताबें नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इंटरगेटिव देखिए तो उसमें क्या था, विल दे रीड द बुक्स। अब जब हमने इंटरगेटिव नेगेटिव बनाया तो क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने नॉट लगा दिया है। विल दे नॉट रीड द बुक्स, क्या वो किताबें नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, पहले अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव के बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव नेगेटिव। अब एक आगे जनाब WH इंटरगेटिव। ठीक है, अगर WH कोई वर्ड आता है तो उसका सवालिया फ़िक्रा आप कैसे बनाएंगे। WH के बाद का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये नॉर्मल इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में लाने से वो इंटरगेटिव बन जाता है। अब उससे पहले आप WH लगा दें तो ये आपका WH इंटरगेटिव बन जाएगा। सबसे पहले WH हम सेंटेंस से देखेंगे कि वो WH कौन सा है। ठीक है, WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो किताबें क्यों पढ़ेंगे, वो किताबें क्यों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्यों वर्ड है ये है WH। नॉर्मल सवाल के क्या होता है, क्या वो किताबें पढ़ेंगे। विल दे रीड द बुक्स, अब यहाँ पे क्यों आया तो ये WH है। क्यों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाई, तो WH सबसे पहले वाई आ गया। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट हमारा दे, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वाई विल दे रीड द बुक्स, वो किताबें क्यों पढ़ेंगे। वाई विल दे रीड द बुक्स, वो किताबें क्यों पढ़ेंगे। ये हो गया WH इंटरगेटिव। अब इसी WH इंटरगेटिव का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। WH उसी तरह शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वो किताबें क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो किताबें क्यों नहीं पढ़ेंगे। अब WH हमारा क्या है, क्यों है, उसके लिए वाई लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट दे आ गया और नॉट लगा दिया, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वाई विल दे नॉट रीड द बुक्स, वो किताबें क्यों नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक मज़ीद एग्जांपल देखें, वो स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखें वो है, वो ज़्यादा की बात हो रही है तो इसलिए दे आ गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और फिर वर्ब क्या है, जाना है, जाने के लिए गो इस्तेमाल करते हैं। दे विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएंगे। वो स्कूल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएंगे। विल दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाएंगे। विल दे नॉट गो टू स्कूल, इंटरगेटिव नेगेटिव। WH इंटरगेटिव, वो स्कूल कब जाएंगे। यहाँ पे कब का वर्ड यूज़ हुआ है तो कब के लिए हम व्हेन लगाते हैं। व्हेन विल दे गो टू स्कूल, वो स्कूल
कब जाएंगे। ठीक है, पहले हमने स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल को देखा, अब एक ही एग्जाम्पल को हमने एक ही पेज के ऊपर इसका नेगेटिव भी बना दिया, इंटरगेटिव भी बना दिया, इंटरगेटिव नेगेटिव भी बना दिया और WH इंटरगेटिव भी बना दिया। उम्मीद है इससे आपको और मज़ीद आसानी से स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं एक कलम ख़रीदूँगा, आई विल बाय अ पेन। ठीक है, मैं कलम नहीं खरीदूँगा, आई विल नॉट बाय अ पेन। क्या मैं कलम खरीदूँगा, विल आई बाय अ पेन। क्या मैं कलम नहीं खरीदूँगा, विल आई नॉट बाय अ पेन। मैं कलम कहाँ से खरीदूँगा, ठीक है, मैं कलम कब खरीदूँगा, मैं कलम कैसे खरीदूँगा, मैं कलम कहाँ से खरीदूँगा, मैं कलम क्यों खरीदूँगा। मुख्तलिफ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें, कब के लिए व्हेन आ गया, व्हेन विल आई बाई अ पेन, मैं कलम कब खरीदूँगा। मैं कलम कैसे खरीदूँगा, हाउ विल आई बाई अ पेन। मैं कलम कहाँ से खरीदूँगा, वेयर विल आई बाई अ पेन। मैं कलम क्यों खरीदूँगा, वाई विल आई बाई अ पेन। ठीक है, स्ट्रक्चर को आप नोटबुक के ऊपर लिख लें, उर्दू सेंटेंस लिखें और फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर को सामने रख के करें। कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, 2-3 एग्जांपल कराने का मकसद यही होता है कि आपको वो चीज़ आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, ये 4 इसमें एग्जांपल्स हैं जिनके आपने नेगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव, WH इंटरगेटिव, WH इंटरगेटिव नेगेटिव, ये तमाम आपने खुद से बनाने अपनी नोटबुक पर। ठीक है, हम मैच देखेंगे, वी विल वॉच द मैच। ठीक है, हम मैच देखेंगे, वी विल वॉच द मैच। आपका बेटा मेरे साथ सफ़र करेगा, आपका बेटा यानी कि योर सन, और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद विल, सफ़र करना ट्रैवल, और किसके साथ, मेरे साथ, विद मी। योर सन विल ट्रैवल विद मी, वो नए जूते खरीदेगी, शी विल बाय न्यू शूज़। ओके, तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे, यू विल रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड। ओके, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।